Welcome again, students, in my YouTube channel. Hope you are enjoying online study with me. Today we will discuss about some MCQ questions of macroeconomics and Indian economic development. तो यहाँ जो हमारे चैप्टर थे एग्रीगेट डिमांड तक का पार्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स में यहाँ क्वेश्चन लिए गए एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में चैप्टर 1 to 4 जो एग्रीकल्चर प्रॉब्लम ग्रोथ स्ट्रेटजी था 5 ईयर प्लानिंग कंडीशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंट जो रिसेंटली आपसे एग्ज़ाम लिया गया 40 मार्क्स का इट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दैट पेपर बट रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको डिस्कस करते हैं समझते हैं कौन सा आंसर इसमें सही था लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ 12th 5 ईयर प्लान इन इंडिया इंडिया में जो 12th 5 ईयर प्लान रहा है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहा है देन करेक्ट आंसर जो है इसका पहले मैं आपको बता दूं ऑल ऑफ द अबाव इज़ द करेक्ट आंसर बिकॉज 12th 5 ईयर प्लान के जो मेन ऑब्जेक्टिव थे वो फास्टर ग्रोथ सस्टेनेबल ग्रोथ एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ ये तीनों ही इसके ऑब्जेक्टिव थे सो ऑल ऑफ द अबाव इज़ द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर सेकंड द वे बाय विच वी कैन इंक्रीज जीडीपी हम जीडीपी को किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन इनोवेटिव टेक्नोलॉजी सेकंड बाय डिस्कवरिंग मोर एंड मोर रिसोर्सेज तो ये दोनों ही ऑप्शन है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बिकॉज दीज आर द टू वेज बाय विच वी कैन इंक्रीज अवर जीडीपी क्वेश्चन नंबर थर्ड देयर इज नो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट स्टेट मतलब गवर्नमेंट होता है यहाँ पे तो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन किस ऑप्शन में गवर्नमेंट का नहीं होगा फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग या गवर्नमेंट का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है मिक्स इकोनॉमी में जो प्राइवेट सेक्टर है वहाँ भी गवर्नमेंट का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है ऑल ऑफ द अबाव मतलब ऊपर के दोनों इट इज़ ऑल्सो नॉट अ राइट ऑप्शन जो ऑप्शन डी है डायरेक्टिव जो हमारे पास प्लानिंग है इसमें स्टेट का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं होता है क्वेश्चन नंबर 4 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी प्रिसीडेड अंडर प्लानिंग टिल 1991 मतलब 1991 से पहले जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो पॉलिसी को अडेप्ट किया गया उसका फीचर नहीं था नोट लगा हुआ है तो इसमें देखते हैं हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर ये तो था प्रोटेक्शन ऑफ एसएसआई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का प्रोटेक्शन था रेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर ये भी था फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं था सो करेक्ट आंसर इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन नंबर 4 में होगा क्वेश्चन नंबर 5 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस के टाइम में इंडियन एग्रीकल्चर का जो फीचर नहीं था यहाँ भी नोट लगा हुआ है तो यहाँ आप देखेंगे लो प्रोडक्टिविटी ये फीचर रहा है इंडियन एग्रीकल्चर का डिपेंडेंसी ऑफ रेनफॉल रहा है और लास्ट ऑप्शन है स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स ये भी रहा है जो ऑप्शन सी है कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इट इज़ नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंट ये नहीं रहा है तो इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन क्योंकि उस टाइम तक फार्मर सब्सिस्टेंसेस फार्मिंग ज़्यादा करते थे अपने खाने के लिए अनाज उगाते थे स्मॉल फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स थे उनके पास सो कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर ये नहीं था फीचर तो करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 6 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंट मतलब आज़ादी के टाइम इंडियन इकोनॉमी का फीचर नहीं था तो यहाँ आपके पास स्टेगनेंट इकोनॉमी है फर्स्ट ऑप्शन सेकंड हैवी रिलायंस ऑन एक्सपोर्ट लिमिटेड अर्बनाइजेशन ऑल ऑफ द अबव तो हैवी रिलायंस ऑन एक्सपोर्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि इंडियन इकोनॉमी का फीचर इंडिपेंडेंट के टाइम नहीं रहा है क्वेश्चन नंबर 7 इन डेमोग्राफिक ट्रांजिशन विच ईयर इज नोन एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड इन इंडिया इंडिया के ग्रेट डिवाइड का ईयर डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है 1921 ये करेक्ट हो जाएगा इसमें वाई क्योंकि 1921 एक ऐसा ईयर था जिसके बाद इंडियन पॉपुलेशन में कंटिन्यूटी में ग्रोथ दिखाई दिया इससे पहले इंडियन पॉपुलेशन जो डिकेड था 10 ईयर में कभी उसमें अप्स एंड डाउन्स देखे गए थे बट 1921 के बाद इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो कंटिन्यूटी में बढ़ता आया दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड
क्वेश्चन नंबर 8, जेंडर बायस इन द सोसाइटी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंट वॉज इंडिकेटेड बाय। जेंडर बायस जो मेल फीमेल में फ़र्क है, इसको आप इंडिपेंडेंट के टाइम में किस पॉइंट से इंडिकेटेड करेंगे? तो करेक्ट ऑप्शन इज़ लिटरेसी रेट, क्योंकि वहाँ फीमेल लिटरेसी रेट बहुत लो था और टोटल जो एग्रीगेट लिटरेसी रेट था वो अप्रोक्सीमेट 13 to 14% रहा उस टाइम, जो कि बहुत कम था वैसे ही। बट उसमें भी अगर आप फीमेल लिटरेसी रेट की बात करते हैं तो वो बहुत 1-2% के आसपास था शायद। सो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लिटरेसी रेट, क्योंकि यह जेंडर बायस के बारे में पूछा गया है ना। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म इन इंडियन एग्रीकल्चर। अब इंडियन एग्रीकल्चर के जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म थे, अब इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म तो खूब सारे थे। अब इंस्टीट्यूशनल जो रिफॉर्म थे इसको देखो मैं बताऊं, इसमें एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स था, रेगुलेशन ऑफ रेंट आता है, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स आ जाता है, सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग्स आता है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म में, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस लैंड आता है, कोऑपरेटिव फार्मिंग आता है। तो ये अपने पास 5 जो मैंने अभी बोले हैं या इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म थे। अब आपको देखना है इनमें से कौन सा नहीं था जो मैंने नहीं बोला है। तो यहाँ आपका आ जाएगा एक्सपेंशन ऑफ एरीगेशन फैसिलिटीज़, क्योंकि जो एक्सपेंशन ऑफ एरीगेशन फैसिलिटीज़ है ये जर्नल रिफॉर्म में काउंट होता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक्सपेंशन ऑफ एरीगेशन फैसिलिटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ जर्नल रिफॉर्म। अब यह नोट लगा हुआ है तो मैं जर्नल रिफॉर्म आपको एक बार बता देता हूँ कौन कौन से जर्नल रिफॉर्म थे। जर्नल रिफॉर्म में आपके जो आते हैं, एक्सपेंशन ऑफ एरीगेशन फैसिलिटीज़ आ जाता है, प्रोविज़न ऑफ क्रेडिट आ जाता है, रेगुलेटेड मार्केट एंड कोऑपरेटिव मार्केट सोसाइटीज़ आ जाता है, एंड प्राइस सपोर्ट पॉलिसी आ जाता है। तो अभी मैंने 4 आपको बोले, अब आप इनमें से ढूंढें कौन सा है, ऐसा कौन सा है जो मैंने नहीं बोला है। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो आपके पास प्राइस सपोर्ट पॉलिसी मैंने बोल दिया, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज़ मैंने बोल दिया, रेगुलेशन ऑफ रेंट ये मैंने नहीं बोला है क्योंकि ये इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म में आता है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा रेगुलेशन ऑफ रेंट, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊपर वाले का एक्सपेंशन ऑफ एरीगेशन फैसिलिटीज था। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। तो इकोनॉमिक प्लानिंग जो इंडिया में था उसका प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव था वो आपके पास था रिमूवल ऑफ इनइक्वलिटीज़ इन इनकम। ठीक, क्योंकि जब इनइक्वलिटीज़ इनकम में रिमूव होती है ना तो पॉवर्टी भी दूर हो जाती है, सोशल जस्टिस आ जाता है और रिमूवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आ जाता है। यहाँ बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है, अलग अलग आंसर मैंने जो रेस्पॉन्स में देखे हैं, बट रिमूवल ऑफ इनइक्वलिटीज़ जो है ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहा है, क्योंकि इसके सॉल्व होते ही जब इक्वलिटीज़ आती है ना इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन में तो पॉवर्टी अपने आप रिमूव होगा, सोशल जस्टिस आ जाएगा और अनएम्प्लॉयमेंट वाला प्रॉब्लम भी खत्म होने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट नेसेसरी रीजन फॉर द डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया। इंडिया में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए कौन सा नेसेसरी रीज़न नहीं था? तो यहाँ सेकंड ऑप्शन है इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, क्योंकि यहाँ लाइसेंस का कोई रीज़न ऐसा था ही नहीं, जबकि लैक ऑफ कैपिटल, हाँ क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टर के पास कैपिटल नहीं था इतना कि ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर सकें। ग्रोथ विद सोशल जस्टिस ये था कि अगर प्राइवेट सेक्टर को अलाउ करते तो वो सोशल जस्टिस को नहीं दे पाते, तो वहाँ गवर्नमेंट को आगे आने पड़ा। और लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट, क्योंकि उस टाइम डिमांड बहुत कम थी, लोगों के पास पर कैपिटा इनकम बहुत ही लो था, तो डिमांड नहीं था, तो प्राइवेट जो सेक्टर था वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था। तो ये तीनों रीज़न थे नेसेसरी पार्टिसिपेशन के लिए। इंडस्ट्रियल जो लाइसेंस था ये तो 1956 में जो IPR आया उसका एक पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 13, विच इंडस्ट्रीज इज ऑल्सो कॉल्ड सनराइज इंडस्ट्री। तो सनराइज इंडस्ट्रीज अपने पास इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को बोला जाता है, या आपने पढ़ा होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्ट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अब ये नॉट लग गया तो ये क्वेश्चन अपने आप में खास हो जाता है। तो इसमें देखो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का कैरेक्टरिस्ट लेबर इंटेंसिव ये तो होता है, प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड ये फीचर नहीं होता है। ठीक,
क्योंकि ये प्रोटेक्शन तो गवर्नमेंट को देना पड़ता है, इसको प्रोटेक्ट करना पड़ा था, तो करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। लोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी ये कैरेक्टरिस्ट है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहीं भी सेटअप की जा सकती है, इसके लिए कोई खास लोकेशन की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट है स्मॉल इन्वेस्टमेंट, ये भी फीचर है, आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को स्मॉल इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट टेक्निकल रिफॉर्म इन इंडियन एग्रीकल्चर। यहाँ भी नॉट है, इस बार टेक्निकल रिफॉर्म की बात करेंगे। देखो 3 क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आपको तीनों जो रिफॉर्म है इनको अच्छे से याद करना पड़ेगा। अब देखो टेक्निकल रिफॉर्म है, तो मैं आपको टोटल जितने भी टेक्निकल रिफॉर्म है इनके बारे में बताता हूँ। अब टेक्निकल रिफॉर्म में आपके पास आता है यूज़ ऑफ HYV सीड आ जाता है, यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र आ जाता है, यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड आ जाता है, क्रॉप प्रोटेक्शन इसमें आ जाता है, साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिस आ जाता है, मैकेनाइज्ड मीन ऑफ कल्टीवेशन आ जाता है। अब आप इनमें से चूज़ कीजिए। तो यहाँ अपने पास दिए हुए यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र मैंने बोला था, मैकेनाइज्ड ऑफ एग्रीकल्चर बोला, साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट, यहाँ फॉर लिखा है तो फार्म मैनेजमेंट है ये मैनेजमेंट, और कोऑपरेटिव फार्मिंग। अब जो कोऑपरेटिव जो अपने पास फार्मिंग आता है ये अपने पास इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म में आता है, ठीक। और यहाँ पे आपके पास कौन से टेक्निकल रिफॉर्म की बात हो रही है, तो करेक्ट आंसर कोऑपरेटिव फार्मिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म इन इंडियन एग्रीकल्चर। अब इंस्टीट्यूशनल जो रिफॉर्म है मैं आपको ये दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म में एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स आता है, रेगुलेशन ऑफ रेंट आता है, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स आता है, सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग्स आ जाता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस लैंड एंड कोऑपरेटिव फार्मिंग। ये आपके पास 5 जो मैंने अभी बोले 5-6 आते हैं। अब आपको चूज़ करना है, तो या एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़ आपके पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन वाज ग्रीन रेवोल्यूशन फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर 1960 हो जाएगा। डोंट कंफ्यूज, ज़्यादातर 1951 सोच लेते हैं, करेक्ट आंसर 1960 है। क्वेश्चन नंबर 18, विच प्रोग्राम वाज अडॉप्टेड फॉर प्लांट प्रोटेक्शन अलोंग विद द अडॉप्शन ऑफ HYV टेक्नोलॉजी। HYV टेक्नोलॉजी के साथ कौन सा प्रोग्राम प्लांट प्रोटेक्शन के लिए अडॉप्ट किया गया था। देन करेक्ट ऑप्शन इज इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। इसको HYV टेक्नोलॉजी के साथ अडॉप्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, स्ट्रेटेजी ऑफ ग्रोथ बिटवीन द पीरियड 1950 टू 1990 तक जो ग्रोथ स्ट्रेटेजी अडॉप्ट किया गया, ये मेन फोकस किस पे था, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इस पॉलिसी को खास तौर पे बोला जाता है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। अब सेकंड ऑप्शन है एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड लीडिंग रोल ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, ठीक। तो यहाँ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे आप टिक लगाएंगे, ये करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन का जो लिमिटेशन इनमें से नॉट नहीं था। तो देखो लिमिटेड क्रॉप ये उसका एक लिमिटेशन था, इकोनॉमिक डिवाइड ये लिमिटेशन था, लिमिटेड क्रॉप ये भी लिमिटेशन था। ऑप्शन डी कोऑपरेटिव फार्मिंग, इट इज़ नॉट द लिमिटेशन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। सो ऑप्शन जो डी लास्ट वाला है, हालांकि ये ABCD ऑप्शन नहीं है, तो लास्ट जो ऑप्शन है आप इसको डी समझे, ये करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, ये कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। इफ़ C इज इक्वल टू 200 प्लस 0.6y, ये आपको कंजप्शन फंक्शन दिया हुआ है। इनकम लेवल इकोनॉमी में 600 करोड़ है, देन टोटल कंजप्शन। तो टोटल कंजप्शन कैसे निकालेंगे आप, y जो है इनकम 600 करोड़ है, इसकी वैल्यू को आप यहाँ रखेंगे तो आपके पास हो जाएगा C प्लस, सॉरी इसको मैं करेक्ट करता हूँ, तो आपके पास हो जाएगा C इज इक्वल टू 200 प्लस 0.6 इंटू 600, ये करोड़। तो जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 प्लस 6 6 जा 36 एंड डबल जीरो एक के बाद पॉइंट लगाएंगे तो आपके पास हो जाएगा 200 प्लस 360। तो टोटल आप ऐड करेंगे तो 560,
टोटल कंजप्शन 560 करोड़ हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका सी वाला हो जाएगा। तो ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था, थोड़ी सावधानी रखनी पड़ती है कैलकुलेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लोप ऑफ सी फंक्शन। जो आपके पास सेविंग फंक्शन होता है इसका स्लोप इंडिकेटेड होता है, तो ये आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा MPS, जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है। इसी से आप स्लोप जो फंक्शन है एस लाइन का स्लोप इंडिकेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, व्हेन ऑटोनोमस कंजप्शन इज 75। ऑटोनोमस कंजप्शन 75 है, मतलब सी बार आपको दिया गया है और MPC आपको 0.65 दिया है एंड y इज इक्वल टू 1500। अब ये करोड़ हो, लाख हो, कुछ भी, देन टोटल कंजप्शन क्या होगा। अब ये आपको कंजप्शन फंक्शन दोबारा लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा सी इज इक्वल टू, जो ऑटोनोमस कंजप्शन है वो सी बार की जगह लिखेंगे प्लस 0.65 इंटू 1500। तो आप जब इनको कैलकुलेट करेंगे तो टोटल आपके पास जो आएगा ये 975 इधर आ जाएगा, 975 प्लस 75। जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1050। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1050। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके देखिएगा, ठीक। तो यहाँ पे पॉइंट आपके पास 2 जीरो इधर लग जाएंगे आपके पास, तो ये टोटल वैल्यू इस तरीके से कैलकुलेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, व्हेन ऑटोनोमस कंजप्शन इज 75, सी MPC इज इक्वल टू 0.65 एंड y इज इक्वल टू 1500। यहाँ आपको सेविंग निकालना है, क्वेश्चन सेम है पर आपको सेविंग निकालना है, ठीक। तो अब आपको सेविंग निकालना है तो आपके पास दो तरीके होते हैं, या तो आप कंजप्शन फंक्शन लगा लें। अभी आपने ऊपर निकाला टोटल कंजप्शन कितना है 1050, अब टोटल इनकम 1500 है, तो आप यहाँ डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं। अगर आप ऐसे माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 450, ठीक। तो ये करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। अब आपको मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन भी बता देता हूँ इसकी। अगर आप सेविंग फंक्शन एडप्ट करते हैं तो यहाँ आपके पास हो जाएगा -75 प्लस 0.65 इंटू 1500, ठीक। इस नहीं सॉरी, यहाँ मैं मिस्टेक कर गया हूँ। यहाँ आपको पहले, अगर आप इनडायरेक्टली निकालेंगे ना, तो पहले MPS को कैलकुलेट करना है। MPS कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ये 1 माइनस 0.65, ठीक। तो ये आपके पास आ जाएगा 0.35, ठीक। अब आप वैल्यू सेविंग फंक्शन में रखते हैं तो S इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा -75 प्लस 0.35, ये 0.35 है, इंटू 1500। अब आप यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगा कैलकुलेशन के बाद वो अगेन 450 आ जाएगा। यहाँ -75 करेंगे, अब आप मल्टीप्लाई करेंगे, इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे, पहले डबल जीरो आ जाएगा, 15 5 जा 75, तो 7 कैरी आ जाएगा, 15 3 जा 45, अब 45 में 7 करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 52, ठीक। अब 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे, अब आप इसमें से इनको माइनस जैसे ही करने जाते हैं तो आपके पास वापस ऑप्शन 450 करेक्ट ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन 450 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्रेडिट मल्टीप्लायर। क्रेडिट मल्टीप्लायर का वैल्यू क्या होगा इफ CRR इज 20। ये भी बड़ा सिंपल है, जो मल्टीप्लायर होता है K इज इक्वल टू 1/CRR, तो ये हो जाएगा आपके पास 1/20%। तो इसका मतलब 100/20, तो आप डिवाइड लगाएंगे तो आपके पास 5 करेक्ट आंसर आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिमांड डिपॉजिट क्रिएटेड बाय बैंक। बैंक कितना डिमांड डिपॉजिट क्रिएट कर पाता है इफ CRR 5% है एंड प्राइमरी डिपॉजिट 10,000 है। तो अब आपको पता है, पहले आप मल्टीप्लायर निकाल लें, उसी से कैलकुलेट हो जाएगा। जब आप मल्टीप्लायर निकालेंगे तो 1/5% अभी फॉर्मूला बताया, तो हो जाएगा 100/5, तो इसमें 20 टाइम्स आ जाएगा। तो आपको 10,000 को 20 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप 10,000 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 लाख। तो 2 लाख वाला आपके पास ऑप्शन क्या है, 5 जीरो लग जाएंगे, ऑप्शन सी आपके पास करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, द इंटरेस्ट रेट ऑन विच RBI प्रोवाइड लोन टू कमर्शियल बैंक। जिससे RBI लोन देता है कमर्शियल बैंक को अगेंस्ट कोलेट्रल,
जिसमें कोलेट्रल लेना पड़ता है, तो वो आपके पास क्या हो जाता है, रेपो रेट। इट इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि बैंक रेट तो बिना कोलेट्रल के दिया जाता है और रेपो रेट पे आरबीआई कमर्शियल बैंक को विद कोलेट्रल शॉर्ट टर्म लोन देता है। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ मनी सप्लाई इन द कंट्री। अब मनी सप्लाई में आरबीआई मनी सप्लाई का सोर्स होता है, कमर्शियल बैंक होता है एंड गवर्नमेंट, तीनों होते हैं। ठीक, तो विच ऑफ द फॉलोइंग, तीनों ही हो जाएंगे। ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर आपके पास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ आरबीआई। आरबीआई का फंक्शन नहीं है। नोट इशूइंग अथॉरिटी, मनी सप्लायर, कस्टडियन ऑफ फॉरेक्स, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। तो यहाँ मनी सप्लायर हो जाएगा। इट इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ आरबीआई, ये आरबीआई का फंक्शन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज करंट रेपो रेट। अब करंट रेपो रेट 4% चल रहा है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये आपको याद रखना पड़ेगा, टाइम टू टाइम आरबीआई रेपो रेट में चेंज करता रहता है। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रोस वैल्यू एडेड वैन टोटल सेल 3500 करोड़, परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हैं 1200 करोड़, चेंज इन स्टॉक 300 करोड़ और नेट इनडायरेक्ट टैक्स है 1120 करोड़ है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल सेल आपके पास 3500, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स आप इसमें से माइनस करें तो आपके पास 2300 आएगा। चेंज इन स्टॉक को इसमें आपको ऐड करना है, तो ये टोटल आपके पास कितना हो जाएगा, 2600 करोड़। अब 2600 जो करोड़ आपके पास हो जाएगा, इसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्स को आपको माइनस करना है 1120। जैसे आप माइनस करेंगे इसको तो आपके पास क्या आएगा, 1480। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, 1480 करोड़ ये आपका ग्रोस वैल्यू एडिशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रोस वैल्यू एडेड। ये भी सेम क्वेश्चन है, डिजिट अलग है। टोटल सेल आपको दिया है, परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, चेंज इन स्टॉक एंड एनआईटी। तो इस केस में आपका 140 करोड़ आंसर आएगा। मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ, कैलकुलेट आप जैसे अभी मैंने बताया वैसे करें। 250 में से 120 माइनस करना है, फिर 30 को जोड़ना है और लास्ट में 20 नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करना है। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफर इनकम। अब ट्रांसफर इनकम के जो एग्जाम्पल है, पहला है सर्वायर बेनिफिट्स, अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन एंड सप्लीमेंट्री सिक्योरिटी इनकम। तो यहाँ ये तीनों ही आपके ट्रांसफर इनकम के जो है एग्जाम्पल हैं, तो ऑल ऑफ द अबाउ इट्स द करेक्ट आंसर। अब ये आपको याद रखने पड़ते हैं। ट्रांसफर इनकम के खूब सारे एग्जाम्पल हैं, आप स्टडी करें। एज मोर एंड मोर यू विल स्टडी, देन यू विल easily find the correct answer in examination. Question number 34, money that the commercial bank can create on the basis of CRR. अब CRR के बेस पे जो कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएशन करते हैं उसमें क्या चीज़ सही होगी? द मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी, नहीं। सेकंड है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द मनी दैट दे कैन क्रिएट, देन इट इज़ द करेक्ट आंसर कि सीआरआर बेस पे जो भी क्रेडिट क्रिएशन होता है वो मैक्सिमम होता है। बट एक्चुअली मैक्सिमम क्रेडिट क्रिएशन कभी होता नहीं है, क्योंकि सीआरआर के अलावा भी जो कमर्शियल बैंक है उनको एसएलआर रखना पड़ता है, विच इज़ ऑल्सो डिसाइडेड बाय आरबीआई, और उसके बाद वॉलेट कैश रिजर्व वीसीआर होता है। तो जो मैक्सिमम क्रेडिट क्रिएशन है वो तो सीआरआर पे हो सकता है, बट उसके बाद आपको एसएलआर रखना पड़ता है और वीसीआर। तो जो पोटेंशियल जो क्रेडिट क्रिएशन है वो ज़्यादा होता है, एक्चुअल में काफ़ी कम हो पाता है। तो ऑप्शन जो सेकंड है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी दैट दे कैन क्रिएट, ये होता है ना। जो ऑप्शन 3 था द अमाउंट ऑफ मनी दैट दे विश टू क्रिएट, नो ये करेक्ट है, नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन आप बी के साथ जाएं। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब आपको 4 स्टेटमेंट है, पता लगाना है। सप्लाई ऑफ मनी इज स्टॉक कंसेप्ट, ये करेक्ट है। सप्लाई ऑफ मनी डज नॉट इंक्लूड स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय गवर्नमेंट, इट इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ मनी डज नॉट इंक्लूड स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री, ये भी करेक्ट है। तो ऑल ऑफ दीज आपके पास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ M1 मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। अब M1 मेजरमेंट ऑफ मनी में क्या आता है, कैश जो होता है
तो उसको मैं पूरे को लिख देता हूँ। M1 जो फॉर्म ऑफ मनी है उसमें क्या आता है, C प्लस DD प्लस OD, मतलब कैश इन हैंड, डिमांड डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट, जिसमें नाबार्ड बैंक के जो RBI के पास डिपॉजिट है ऐसे होता है। तो यहाँ पे टर्म डिपॉजिट है, इनमें से नोट लगा हुआ था, तो टर्म डिपॉजिट इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास, टर्म डिपॉजिट। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम। यहाँ आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है। डोमेस्टिक इनकम मार्केट प्राइस पे आपको दिया हुआ है 2200 करोड़ रुपीस है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड 300, अब यहाँ 2 दिया हुआ है तो फ्रॉम चाहिए आपको, तो -300 ले लेना। एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्स, अब आपको ये पता है नेशनल इनकम फैक्टर कॉस्ट पे होता है, तो पहले आपको जो डोमेस्टिक इनकम है कितना है 2200, अब 300 टू एब्रोड है, तो वैसे तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड जोड़ा जाता है डोमेस्टिक इनकम में, क्योंकि ये 2 है तो यहाँ ये -300 आपको करना पड़ेगा। तो इसके बाद आपके पास 1900 होगा, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स ये आपको माइनस करना पड़ेगा क्योंकि फैक्टर कॉस्ट पे निकालना है, तो आपके पास 1800 करोड़ हो जाएगा। तो ऑप्शन आपके पास सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ 5 ऑप्शन दिए गए थे, जो ऑप्शन 4 जो टेक्निकल मिस्टेक से खाली रह गया था, तो इसको अवॉइड करें, तो 1800 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है। ये क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल भी है, इंपॉर्टेंट भी है, और टिपिक कॉम्प्लिकेटेड भी है। हायर MPC इंप्लाइज हायर मल्टीप्लायर, ठीक, MPC जितना ज़्यादा हायर होगा मल्टीप्लायर उतना ज़्यादा हाई होगा। सेकंड है हायर MPC इंप्लाइज हायर मल्टीप्लाई MPS, तो यहाँ MPS हो गया। कई बार ये दोनों स्टेटमेंट ऐसे लगते हैं ना, तो वैसे तो करेक्ट आंसर फर्स्ट है कि हायर जो MPC होता है, जितना ज़्यादा आपकी प्रोपेंसिटी कंज्यूम होने की बढ़ती है ना, तो मल्टीप्लायर बढ़ता है, क्योंकि मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है 1/1 MPC। तो MPC की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो आपका डिनोमिनेटर वाला पार्ट छोटा होता जाएगा। अगर MPC को आप 0 कर देते हैं ना, 1 कर देते हैं सॉरी, तो 1 - 1 तो 1/0, तो ये हाईएस्ट मल्टीप्लायर इन्फिनिटिव पे चला जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, अदर आप रहने दें। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। अब एग्रीगेट डिमांड में आपके पास क्या आता है, एक तो हाउस होल्ड आते हैं, फिर एक प्रोड्यूसर आते हैं, फिर गवर्नमेंट और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, 4 होते हैं, ठीक। तो कंजप्शन उसमें आ गया हाउस होल्ड का, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट सेक्शन में चला गया, इम्पोर्ट जो है वो भी आपके 3rd सेक्शन में चला जाता है। तो इन्वेस्टमेंट वाला है ना, ये आपके पास इन्वेस्टमेंट सॉरी प्रोड्यूसर करता है, तो करेक्ट आंसर आपका इंपोर्ट हो जाएगा इसमें, क्योंकि अकेला इंपोर्ट इसका कंपोनेंट नहीं होता, वहाँ X - M होता है, मतलब नेट एक्सपोर्ट होता है। अगर इसकी जगह नेट एक्सपोर्ट होता ना तब तो कंपोनेंट था एग्रीगेट डिमांड का, बट ओनली इंपोर्ट इज नॉट द कंपोनेंट। तो कंजप्शन हाउस होल्ड का हो गया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो गया, और इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रोड्यूसर करता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन इनकम। अब देखो इनकम के चेंज के बेस पे आपके पास MPC कैलकुलेट होता है, MPS होता है, बट जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है ना, ये टोटल इनकम पे होता है, चेंज के बेस पे नहीं होता। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो सेकंड वाला APC आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। दैट्स ऑल, ये 40 क्वेश्चन अपने यहाँ कंप्लीट होते हैं।